Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बाय स्टैटिस्टिक सेमेस्टर 6 ईयर 3 एंड यूनिट नंबर 13. Unit number 13, and it's about correlation and correlation कोएफिशिएंट. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि कोरिलेशन क्या है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है. कोरिलेशन को कब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या है, नर्सिंग में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं. ठीक है, सो अभी तक हमने जितने भी टेस्ट डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल हमने टी टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, टी टेस्ट, हमने जी टेस्ट को डिस्कस किया था. ठीक है, और हमने काई स्क्वायर को डिस्कस किया था. ठीक है, टी टेस्ट में फिर हमने वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट, डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, सबको हमने डिस्कस कर दिया था. ठीक है, हमारे पास जितनी भी टेस्ट थी यहाँ पे, उसमें हमारे पास दो टाइप की वेरिएबल थी. कितने टाइप की? टू टाइप. एक हमारे पास था इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल था? कैटेगोरिकल. ठीक है, और एक हमारे पास था डिपेंडेंट वेरिएबल. दूसरा क्या था? डिपेंडेंट. जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो हमारे पास क्या था? कंटिन्यूस वेरिएबल था. क्या? कंटिन्यूस. ठीक है, चाहे वो टी टेस्ट हो या जी टेस्ट हो. काई स्क्वायर में हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, ये दोनों क्या थी? नॉमिनल कैटेगोरिकल वेरिएबल थी दोनों. ठीक है, क्वालिटेटिव, नॉमिनल. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि स्मोकिंग के बारे में हमने कहा था, तो हमने क्या कहा था? इंडिपेंडेंट में यस और नो. डिजीज के बारे में हमने क्या कहा था? पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी टेस्ट पढ़े हैं उसमें हमारे पास दो टाइप की वेरिएबल थी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल थी और डिपेंडेंट हमारे पास कंटिन्यूस थी. लेकिन कोरिलेशन में क्या होंगे? कोरिलेशन. ठीक है, इसमें हम कब उसको यूज करेंगे कोरिलेशन को? कोरिलेशन में हमारे पास जो दोनों वेरिएबल है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? कंटिन्यूस, क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस होंगे. इसमें क्वालिटेटिव नहीं होंगे. हमारे पास दोनों क्वांटिटीज क्वांटिटेटिव होंगी, दोनों वेरिएबल, और कंटिन्यूस होंगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम किसी भी चीज के बारे में अगर हम एग्जाम स्ट्रेस और आपकी जो रिजल्ट है इसके बारे में कोई रिलेशनशिप मालूम करना चाहते हैं. देख, कोरिलेशन का मतलब क्या है? ताल्लुक बिटवीन टू वेरिएबल. एक होता है ना रिलेशनशिप. रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है? ताल्लुक. कोरिलेशन का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज टू वेरिएबल और आप इन टू वेरिएबल के बिटवीन आप मालूम करना चाहते हैं कि आइदर देयर इज एनी रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, सो दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन. अब रिलेशनशिप जो है वो टू टाइप के हो सकते हैं, बल्कि अगर है, एक तो ये है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल, कि मतलब ये जो दो वेरिएबल हैं इसके बीच कोई रिलेशन नहीं है. या दो टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिलेशन और एक होता है नेगेटिव रिलेशन. ठीक है, लेकिन ये जो हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव, ये इस टाइप की नहीं है. पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन. ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? नेचर ऑफ द कोरिलेशन. क्या? नेचर, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल फॉर एग्जांपल आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी चीज आप ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल एग्जाम स्ट्रेस. अब एग्जाम की वजह से स्ट्रेस लेते हैं ना, ये आपकी इंडिपेंडेंट फॉर एग्जांपल वेरिएबल है.
ठीक है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल आपका, आप कह सकते हैं कि आपके रिजल्ट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इफेक्ट ऑन द रिजल्ट, क्लियर? इफेक्ट ऑन रिजल्ट मतलब अगर आप कम स्ट्रेस लेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे ना, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपकी रिजल्ट उसकी वजह से खराब हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। क्यों? अगर एक चीज बढ़ जाते हैं और दूसरा कम हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव रिलेशनशिप। या एक चीज कम हो जाता है और उसके मुकाबले में दूसरा ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। देख, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्या अपोजिट डायरेक्शन में, जी अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे इस तरह की हो और चाहे इस तरह के हो, लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर? मतलब अगर आप एक और एग्जांपल ले लें बीपी की। आपके पास साल्ट है, ठीक है, और बीपी है। अगर आप साल्ट इनटेक को इंक्रीज करोगे तो आपकी बीपी इंक्रीज होगी। अगर आप साल्ट इनटेक को अपनी डाइट में डिक्रीज करोगे तो बीपी डिक्रीज होंगे। तो इसको कौन सा रिलेशनशिप हम कहेंगे? पॉजिटिव। क्योंकि जब आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल उसके साथ इंक्रीज हो रही है, और जब आप एक वेरिएबल को डिक्रीज कर रही है तो दूसरा वेरिएबल इसके साथ डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव। या एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज और बीपी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज की वजह से आपकी बीपी कम होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे आपके स्वेटिंग हो जाते हैं, ठीक है, तो हाँ वेजोडाइलेशन हो जाते हैं उसमें, उसकी वजह से, ठीक है। कुछ हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं जो आपकी जो वेसल है, ब्लड वेसल है, उसको डायलेट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बीपी क्या होगी? कम होगी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते और आप एक ऐसे आपके लाइफ स्टाइल है जिसमें आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपकी बीपी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी। फॉर एग्जांपल अगर आप एज और वेट के बीच मालूम करना चाहते हैं, एज और वेट इन केजी, क्या अगर किसी की एज बढ़ जाते हैं तो आया उसकी वजह से उसकी वेट बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आप देख, ये जितने भी है ये सारी क्या है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं। और क्वांटिटेटिव में कौन से हैं? कंटिन्यूस है, क्योंकि इसके यूनिट्स भी हैं, इसको आप मेजर भी कर सकते हैं, और दोनों के जो क्वांटिटी आएंगे नंबर्स में आएंगे, ठीक है। तो मतलब ये कंटिन्यूस क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, इसके बीच आप रिलेशनशिप मालूम करना चाहते हैं। क्लियर? या आप एक मोबाइल के एग्जांपल ले लें, जो ओल्ड मोबाइल हो, यानी एज ऑफ मोबाइल, क्या एज ऑफ मोबाइल, जिसको हम कहते हैं ना सेकंड हैंड मोबाइल, ठीक है, पैक मोबाइल, और इसके साथ उसकी प्राइस, कि अगर किसी मोबाइल की एज बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर एक मोबाइल है जिसके मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 2000 है, 2000 में वो मोबाइल जो है उसके इन्वेंशन हो चुके हैं, तो उसकी ज़्यादा प्राइस होगी, या अभी जो 2025 में जो मोबाइल आएंगे उसकी ज़्यादा प्राइस होगी, ठीक है। आप इसके बीच में कोरिलेशन मालूम करना चाहते हैं कि मतलब अगर मोबाइल जितना ओल्ड है तो आया उसके जो प्राइस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन सिंपली यू कैन से दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, and both variable is a continuous variable, not categorical and continuous, ठीक है। बाकी जितनी भी थे हमने पहले डिस्कस कर दिया था कि उसमें इंडिपेंडेंट हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल था, लेकिन इसमें दोनों हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है कि कोरिलेशन का मतलब क्या है? ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। वो दोनों वेरिएबल कौन सी वेरिएबल होनी चाहिए? क्वांटिटेटिव वेरिएबल होनी चाहिए, कंटिन्यूस वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने बात की नेचर ऑफ रिलेशनशिप। क्या नेचर का मतलब क्या था? कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये एमसीक्यूज में आते हैं कि इसको क्या कहते हैं? नेचर ऑफ द कोरिलेशन, ठीक है।
जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफ द को रिलेशन। नेचर कितने टाइप के हो सकते हैं? ठीक है, एक्चुअली देयर आर 3 टाइप। द फर्स्ट वन इज दैट देयर इज नो रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप है नहीं जी, नो रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, और नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कि आइदर रिलेशनशिप है भी या नहीं। अगर है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर? एक है हमारे पास को एफिशिएंट, को रिलेशन ऑफ को एफिशिएंट। को एफिशिएंट आपको क्या शो करते हैं जी? को एफिशिएंट ये आपको क्या शो करते हैं? को एफिशिएंट आपको क्या शो करते हैं? वैल्यू। क्या? जो वैल्यूज होते हैं ना, वैल्यू। मतलब आप जब फार्मूले में फिट करते हैं आपके पास एक वैल्यू आएंगे, उस वैल्यू की बेस पे आप कहेंगे, लेकिन को एफिशिएंट आपको शो करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। क्या? स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप का क्या मतलब है? वो तो नेचर हो गया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है नेचर। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप स्ट्रांग। आप इस क्लास में आप जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है ना, आपस में आप लोगों के रिलेशनशिप है। अब डिफरेंट रिलेशनशिप है। कुछ लोग आपस में ऐसे होंगे जिसके बिटवीन बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप होंगे, जिसको हम फ्रेंडशिप कहते हैं ना। कुछ ऐसे होंगे जिसके साथ सिर्फ आप दुआ सलाम करते हैं, इसकी ज्यादा नहीं, ठीक है, तो हम उसको वीक रिलेशनशिप कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसको आप 24 आवर में एक टाइम मैसेज भी कर देते हैं कि आप कैसे हो, ठीक हो या नहीं, तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज द इंटरमीडिएट रिलेशनशिप। और एक होते हैं ना परफेक्ट रिलेशनशिप, बिल्कुल परफेक्ट, कि हाँ दिस इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन है ना, ये आपको शो करते हैं कोएफिशिएंट। क्या? कोएफिशिएंट। क्लियर यहां तक? देख, आपके पास जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप, ये 0 से लेकर 0 से +1 तक और 0 से लेकर -1 तक है। तो कोरिलेशन आप जब मालूम करना चाहते हैं तो इट्स बिटवीन +-1। ठीक है, +-1 के बीच में आप मालूम करते हैं रिलेशनशिप को। तो एमसीक्यूज में ये आते हैं कि कोरिलेशन में जो आप रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, इट्स बिटवीन +1 एंड -1। ठीक है, यानी 0 से लेकर -1 तक और 0 से लेकर +1 तक, यानी -1 से लेकर +1 तक जो रिलेशनशिप है आप उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर आप उसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। बहुत ज्यादा एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। ठीक है, देख, सबसे पहले 0 का मतलब क्या है? नो रिलेशनशिप। ठीक है, अब अगर रिलेशनशिप है तो कौन सी रिलेशनशिप है? अगर पॉजिटिव साइड पे फाइंड 2, 5 है आपके पास, अगर कोएफिशिएंट वैल्यू जो आपके पास आते हैं r इज इक्वल टू 0.24 है, यानी 0.25 तक है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो या चाहे वो नेगेटिव साइड पे हो, दोनों साइड पे हम उसको कहेंगे दिस इज अ वीक रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशन है ये? वीक। वीक कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 0.25 तक, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो या चाहे वो नेगेटिव साइड पे हो, तो हम इसको कहेंगे, अगर आपके पास r क्या है? दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। ठीक है, ये वैल्यू है, ये क्या है? वैल्यू। और ये आपको बताएंगे कि आइदर देयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट और नॉट। अगर एग्जिस्ट है तो वीक है, इंटरमीडिएट है, स्ट्रांग है या परफेक्ट है। क्लियर यहां तक? अब देख, अगर आपके पास 0.25 से लेकर 0.50 तक है, यानी 0.5 प्लस साइड पे और -0.5 नेगेटिव साइड पे, अगर इसके बीच आपके रिलेशनशिप वैल्यू इसके बीच फॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो r की वैल्यू है, r की, वो आपके पास है फाइंड जी 3, 7 जो भी आ सकते हैं। ठीक है,
तो 3 से 1 कहां पे फॉल करते हैं? यहां पे ना, इसके बीच में। अगर माइनस है तो इसके बीच में। तो इस रिलेशन को हम कहेंगे इंटरमीडिएट, ठीक है। और इस साइड पे भी उसको इंटरमीडिएट कहेंगे। क्लियर? अब अगर आपकी वैल्यू 0.5 से लेकर, यानी 0.51 से लेकर आपके पास 0.75 तक है, कितने के? 75 तक है जी, माइनस साइड पे भी, तो हम उसको क्या कहेंगे? हाँ, क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे। इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, और इसको मॉडरेट कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आप मैट्रिक करते हैं और फिर एफएससी करते हैं, उससे हाई लेवल। ठीक है, अगर 0.75 से लेकर 1 तक है तो हम उसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 0.7 से 1 तक, लेकिन 1 नहीं, 1 से कम, 0.99 इस तक। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यानी इसको हम कहते हैं कि 0.75 से लेकर बिलो 1, 0.7 से लेकर बिलो 1 पॉजिटिव साइड पे और बिलो 1 नेगेटिव साइड पे। अगर आपके पास आर की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपके पास आर की वैल्यू है 0.91, ठीक है, तो 0.191 इज मोर देन 0.75 एंड लेस देन 1, सो हम उसको कौन सा रिलेशनशिप कहेंगे? स्ट्रॉन्ग। क्लियर? अब अगर आपके पास आर की वैल्यू 1 है, आर इज इक्वल टू 1, चाहे +1 है या आर इज इक्वल टू -1 है, तो हम उसको कौन सा रिलेशनशिप कहेंगे? परफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो बहुत इजी है। पॉइंट अगर 0 है तो नो रिलेशनशिप, 0 से अगर आपके पास 0.25 वीक है, 50 तक मॉडरेट है, 75 तक आपके पास इंटरमीडिएट है, और बिलो 1 और मोर देन 75 ही आपके पास स्ट्रॉन्ग है, और 1 आपके पास परफेक्ट है। तो अक्सर एमसीक्यूज में देते हैं कि R इज इक्वल टू, ठीक है, आपको देते हैं कि R इज इक्वल टू +1, फिर नीचे एमसीक्यूज जो ऑप्शन है उसमें दिए रहे कि दिस इज अ परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दिस इज अ मॉडरेट, इंटरमीडिएट और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, कभी कभार आपको वैल्यू दिए होंगे कि R इज इक्वल टू 0.84 और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो मतलब ये आपको जो बताते हैं ना नेचर ऑफ द, नेचर के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव और कोएफिशिएंट वैल्यू आर। आर का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जो है आपको बताएंगे कि द रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, अब आर कोएफिशिएंट को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? ठीक है, यहां तक तो हमने सिर्फ कंसेप्ट दे दिया कि कोरिलेशन का मतलब क्या है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, सो दिस इज कॉल्ड अ कोरिलेशन। फिर हमने नेचर की बात की कि उसकी नेचर या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। हमने कहा कि पॉजिटिव का मतलब यह है कि अगर एक वेरिएबल को आप इंक्रीज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली विल बी इंक्रीज। हमने कहा कि अगर एक वेरिएबल को आप डिक्रीज करते हैं सो द सेकंड वन विल बी डिक्रीज। अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक को आप इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरा डिक्रीज हो रही है, या एक को आप डिक्रीज कर रहे हैं और जो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज अ नेगेटिव। क्लियर? फिर हमने बात की स्ट्रेंथ की, तो अभी हम आर को डिस्कस करेंगे। किस चीज को? कोएफिशिएंट को, क्योंकि आप मालूम करोगे ना रिलेशनशिप, आप मालूम करोगे ये कोएफिशिएंट के थ्रू, ये फिर आपको बताएंगे कि आइदर देयर इज रिलेशनशिप एग्जिस्ट और नॉट। अगर है सो दिस इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव है सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, परफेक्ट रिलेशनशिप, वीक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आप आर आपको बताएंगे। क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन है जी? तो ये +-1 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। क्लियर? देख, इसकी फॉर्मूला क्या है? देख,
एक है P, बट दिस इज नॉट P। इसको हम कहते हैं डिनोट फॉर द पॉपुलेशन, और इसको कहते हैं रॉ। क्या कहते हैं? रॉ। क्या? रॉ। ये एमसीक्यूज में आते हैं कि दिस इज डिनोट फॉर व्हाट। ठीक है, तो इसको रॉ कहते हैं। और रॉ का मतलब क्या है कि आप पॉपुलेशन के बारे में आपको बताते हैं कि अगर कोई पॉपुलेशन है या दो पॉपुलेशन है या कोई एक पॉपुलेशन है और उसके बीच आप रिलेशनशिप को मालूम करते हैं, सो इट इज डिनोटेड बाय रॉ। और एक है आर। आर, दिस इज आल्सो कोरिलेशन, बट इट्स डिनोट फॉर द सैंपल। अगर आप किसी पॉपुलेशन से सैंपल ले लेते हैं और फिर इस सैंपल के बिटवीन आप किसी रिलेशनशिप को मालूम करना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं आर। आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। तो क्लियर? अगर पॉपुलेशन के बीच आप रिलेशनशिप को मालूम करना चाहते हैं, सो दिस इज डिनोटेड बाय पी, और इसको रॉ कहते हैं। अगर आप सैंपल के बीच मालूम करना चाहते हैं, सो दिस इज आर। लेकिन हम ज्यादातर जो मालूम करेंगे इट्स विल बी आर। दोनों के फार्मूला सेम है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएंगे, दोनों सेम है। लेकिन P अगर है तो आपके पास फिर पता है कि सैंपल साइज n लार्ज होंगे और कैपिटल होंगे, अगर नहीं है तो स्मॉल होंगे। ये तो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। बाकी ये दोनों सेम है, लेकिन मोस्टली हम R को मालूम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हम यूज करते हैं ना, ये मोस्टली हम रिसर्च में यूज करते हैं। ठीक है, और रिसर्च जब भी आप करते हैं तो आप पॉपुलेशन के ऊपर तो नहीं करते हैं, उससे आप सैंपल लेते हैं और फिर सैंपल को आप जो है उसको एनालाइज करते हैं, और सैंपल की बेस पे फिर आप कहते हैं कि हाँ ये उस पॉपुलेशन की मीन या जो भी है ये इसके बराबर होंगे। ठीक है, तो मोस्टली हम सैंपल को लेते हैं। तो आर का फार्मूला क्या है? कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या है? आर। आर इज इक्वल टू क्या है? दो वेरिएबल है ना हमारे पास। कितनी वेरिएबल है? देख, फार्मूला को आप यहां से समझ लें, क्योंकि आप रटा करोगे ना आप कभी याद नहीं कर सकते। ये इतना लंबा फार्मूला है इसका कि आप उसको रटा करके याद नहीं कर सकते। देख, आप माइंड में रखिए कि आप कोरिलेशन कितनी वेरिएबल के बीच मालूम करना चाहते हैं? 2। एक वेरिएबल आपके पास क्या है? x। दूसरा वेरिएबल आपके पास क्या है? y। तो दो वेरिएबल है। आप इन दो वेरिएबल के बीच क्या मालूम करना चाहते हो? कोरिलेशन, कि आइदर देयर इज अ रिलेशनशिप और नॉट। ठीक है, तो आप उसको मालूम करना चाहते हो। तो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? R इज इक्वल टू, इन दोनों को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें। क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो समेशन ऑफ x y, समेशन ऑफ x y। अब इस x y के साथ हम कह लेंगे। ठीक है, इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ इस x y के साथ हम कह लेंगे। किस तरह? इससे आप माइनस करें, इसको अलग समेशन करें, समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ y। क्लियर? ठीक है, पहले में हमने क्या किया? समेशन ऑफ एक्स वाई, फिर इसको हमने अलग अलग कर दिया, माइनस समेशन ऑफ एक्स को अलग कर दिया और समेशन ऑफ वाई को अलग कर दिया, और एन पे हमने उसको डिवाइड कर दिया। क्लियर? यहां तक क्लियर है? फिर आ जाते हैं नीचे। सबसे पहले क्या है? एक्स है, एक्स है ना, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ, इसको स्क्वायर कर दे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? इससे माइनस करें, माइनस इस एक्स को अब होल स्क्वायर कर दें, समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। क्लियर? फिर इसके बाद क्या है? y है, तो n2 y का कर रहे समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर ले रहे डिवाइड बाई n, और इस सब को आप अंडर रूट कर रहे, तो ये उसका फॉर्मूला बन गया। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? देख, दोबारा फॉर्मूला लिख दें, इस फार्मूला को आप दोबारा लिख दें ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आर तो आपको पता है, आर का मतलब क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन। ये आपको वैल्यू देंगे और उस वैल्यू के बेस पे आप फिर कहेंगे कि देयर इज रिलेशनशिप और एग्जैक्ट और नॉट, अगर है तो स्ट्रांग है, वीक है, तो ये आर की बेस पे आप बताओगे ना।
तो उसका फार्मूला क्या है? आपके पास कितनी वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। द वन इज x एंड द सेकंड वन इज y। तो आप दोनों को प्लस करें, समेशन ऑफ x एंड y। x y को आप मालूम करें और इसको आप जमा करें, फिर इससे आप माइनस करें। क्या माइनस करें? इसको आप अलग अलग कर दें। क्या कर दें? अलग अलग कर दें। समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ y, और n पे उसको डिवाइड करें, जो आपके पास सैंपल साइज है उस पे क्या करें? डिवाइड करें। ये आपका क्या बन गया? नॉमिनेटर। ये क्या बन गया? नॉमिनेटर। आपने 2 वेरिएबल ले ली, दोनों वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर उसको प्लस कर दिया, फिर आपने अलग अलग को प्लस कर दिया और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? और फिर उससे आपने माइनस कर दी। इसके बाद दोबारा देख, इससे एक्स वाई के साथ आपने खेलना है, ठीक है? तो यहां पे समेशन ओनली एक्स है ना, ओनली एक्स है, नीचे उसको एक्स स्क्वायर कर दे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है? फिर उससे आप माइनस करें, क्या? इस एक्स का आप होल ले ले, क्या? समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, एन से उसको डिवाइड करें। क्लियर? इसकी जो आंसर आएंगे ना आपके पास, उसको आप मल्टीप्लाई करें। क्या करें? मल्टीप्लाई करें। जिस तरह आपने ये कर दिया था ना, सेम इसी तरह आप y के साथ भी कर लें। समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। ये जो आपके पास आंसर आएंगे, ये इसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई करें, फिर उसका आप अंडर रूट ले लें। अंडर रूट लेने के बाद जो आपके पास नॉमिनेटर से आंसर आएंगे, डिनोमिनेटर पे उसको डिवाइड करें, आपके पास आ जाएंगे r, और r को फिर आप डिस्कस करें। क्लियर? हम इस पे एक एग्जांपल कर देते हैं तो आपके माइंड क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x और y है। देख, इसको आप p भी कर सकते हैं। इसको देख, फार्मूला चेंज नहीं होगा, r r p, लेकिन फिर यहाँ पे जो कैपिटल N हम लगाते हैं, बाकी सेम वही, मतलब जिस तरह आप r के लिए कैलकुलेट करते हैं, सेम आप पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करोगे, ठीक है? सो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देख, आपके पास 2 वेरिएबल है, दोनों क्या है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल एज, ये क्या है? एज ऑफ द चाइल्ड। एक्स क्या है आपके पास? एज। और वाई आपके पास वेट है, किस चीज में? केजी में। ठीक, एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल है या क्वालिटेटिव है? क्वांटिटेटिव है। कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है? कंटिन्यूस है। वेट आपके पास क्वालिटेटिव वेरिएबल है या क्वांटिटेटिव है? डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले आपने, ये आपके पास 2 वेरिएबल हैं, आपने देख लिया कि दोनों वेरिएबल, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे ही है। अब दोनों वेरिएबल जो है वो क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल है और क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। तो इसके अलावा बेस्ट टेस्ट कौन से है कि हम मालूम करें? कोरिलेशन। क्योंकि कोरिलेशन की डिफिनीशन यही है कि कोरिलेशन इज अ टेस्ट व्हिच इज इंप्लीमेंट ऑन द 2 क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और ये दोनों हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है जिसकी एज है 1 ईयर, दूसरा चाइल्ड है जिसकी एज है 2, और तीसरा है इसका है 3, ठीक है? 1, 2 और 3। इसकी वेट की अगर हम बात करें 2, 4 और 6, ये इसकी केजी है, वेट है, ठीक है? और ये हमारे पास, आपके पास सीरियल नंबर है 1, 2 और 3, ठीक है? एक बात याद रखिए, जब आप n को मालूम करोगे ना, तो आपके पास कितने सैंपल हैं? सैंपल साइज है जी 3 है, ठीक है? आप इसको 6 नहीं लेंगे कि 3 आपके पास x है और 3 आपके पास y है, नहीं। ये जिस तरह हमने टी पेयर टेस्ट को हमने किया था, इसी तरह इसको भी हम एज अ पेयर लेंगे। किस चीज लेंगे? पेयर लेंगे। अगर आपके पास 3x है तो 3 आपके पास y होंगे, अगर 10x है तो 10 आपके पास y होंगे। एक बात याद रखें, अगर x ज्यादा है y कम है, ठीक है? अगर x ज्यादा है y कम है, या x कम है और y ज्यादा है, तो फिर आप उसकी बीच का रिलेशन मालूम नहीं कर सकते।
कोरिलेशन के लिए आपके पास दोनों वेरिएबल सेम होनी चाहिए। अगर x आपके पास 3 है तो y भी 3 होनी चाहिए। अगर x 5 है तो y भी 5 होनी चाहिए। दोनों की सैंपल साइज सेम होनी चाहिए और दोनों को हम एक ही सैंपल के थ्रू पे लेते हैं। देख यहाँ पे टोटल 6 सैंपल है ना, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम उसको सीरियल नंबर के थ्रू पे हम लेते हैं। दोनों को हम पेयर लेते हैं, उसको हम 1 कंसिडर करते हैं, इसको भी हम 1 कंसिडर करते हैं और इसको भी हम 1 कंसिडर करते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ एक को आप गिन लें, चाहे x हो या y हो, और उसको आप सैंपल साइज ले सकते हैं। अगर x आपके पास 3 है तो सैंपल साइज विल बी 3, अगर x आपके पास 10 है तो सैंपल साइज विल बी 10। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है, ये 3 है और ये 4 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और लिख दे 8, तो फिर इन दोनों के बीच आपको रिलेशन मालूम नहीं कर सकते। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सही है जी? नहीं, कैसे कर सकते हैं ना, उस मतलब आप तो रिलेशनशिप मालूम कर सकते हो, उसका रिलेशन किसके साथ है, ठीक है, आप उसको स्केप नहीं कर सकते। सही है, मतलब फिर आप उस पर कोरिलेशन टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आप जाए कोई और टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई करें। क्लियर? अब देख, आपके पास वैल्यू आ गई, लेकिन जिस तरह हम बनाते थे ना, इस तरह भी आप बना सकते हैं नल हाइपोथेसिस कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई, या देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एज एंड वेट। ये क्या है आपके पास? नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, या देयर इज because we are talking about the relationship, so there is a significant relationship or association between the age and weight। ठीक है, कि इसके बीच रिलेशनशिप अगर नहीं है सो दिस इज अ नल हाइपोथेसिस। अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं देयर इज अ रिलेशनशिप, सो दिस इज अ, फिर आपके पास ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। ये आपके पास एजम्पशन है, ये आपके पास स्टैटिस्टिक है, फार्मूला है, उसको अभी हम फिट करेंगे और इसके बाद हम आर की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? देख, तो आप फार्मूले में जाए, फार्मूला को आप उसको कर लें। तो आपके पास x तो है और y भी है। एक बात याद रखिए कि हमेशा जब भी आप फार्मूला को यूज करते हो ना, तो इट विल बी फ्रॉम द लेफ्ट साइड और द राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, जब भी आप फार्मूला यूज करोगे तो इट मस्ट बी फ्रॉम द राइट साइड। तो आपके पास y है, लेकिन उसको आप समेशन करें, x है, समेशन करें, ठीक है, दोनों को आपस में फिर मल्टीप्लाई करें और n पे डिवाइड करें। ठीक है, आपके पास x y है नहीं है, तो आप x y को फाइंड आउट करें। आपके पास x स्क्वायर है नहीं है, आप उसको फाइंड आउट करें। ठीक है, आपके पास x स्क्वायर है नहीं है, आप फाइंड आउट करें। आपके पास y स्क्वायर है नहीं है, तो आप उसको फाइंड आउट करें। क्लियर? यहां तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर? जी, देख, आप उसको वैल्यू में फिट करें। आप इसके टेबल भी बना सकते हैं, बेहतरीन टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको टेबल भी बना सकते हैं कि ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ठीक है, ये आपके पास x स्क्वायर है, ये आपके पास y स्क्वायर है, ये आपके पास xy है। ठीक है, आप इसको मालूम कर सकते हैं। देख, सबसे पहले x स्क्वायर 101 1, 202 4, 303 9, y स्क्वायर को मालूम करें 202 404 606 36। अब एक्स वाई को मालूम करें, एक्स वाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 18। ठीक है, ये आपके पास एक्स वाई है। क्लियर? आप एक्स के समेशन आपसे मांगते हैं, समेशन ऑफ एक्स, तो इसका आप एक समेशन करें, 3 और 2 5 और 1, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 6, समेशन ऑफ y जी 12, समेशन ऑफ x स्क्वायर जी 14, समेशन ऑफ y स्क्वायर जी 56, समेशन ऑफ xy
28। क्लियर? इतना ही काम था, बस आप फार्मूले में फिट करें, बस काम ही खत्म। ठीक है, आप सबसे पहले क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई। तो समेशन ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या है, समेशन ऑफ एक्स वाई 28। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दें r इज इक्वल टू 28 माइनस समेशन ऑफ x क्या है आपके पास, 6 मल्टीप्लाई बाई समेशन ऑफ y जी 12 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 3। ठीक है, क्लियर? इसके बाद समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, 14 माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स आप इसके होल स्क्वायर ले सकते हैं ना, क्या है, समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो आप यहां पे लिख दें 36 डिवाइड बाई 3 है ना। ठीक है, n2 यानी मल्टीप्लाई बाई समेशन ऑफ y स्क्वायर क्या है, हाँ 144। अब दोबारा कर लें, 12 को मल्टीप्लाई करें बाई 12 के साथ, स्क्वायर की बात हो रही है ना, 144। तो यहां पे आप लिख दें 144 माइनस समेशन ऑफ नहीं यहां पे जो है ना, यहां पे वाई स्क्वायर लिखना था ना। वाई स्क्वायर क्या है आपके पास, 56 है। ठीक है, 56 माइनस 144 डिवाइड बाई 3। ठीक है, आप 3 को आप 4 से कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये आपके पास 24 हो जाएंगे, 28 माइनस 24। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दें r इज इक्वल टू 28 माइनस 24 डिवाइड बाई 3 को आप 36 को आप 3 पे डिवाइड करें, 12 हो जाएंगे, 12 ना। 14 से आप 12 को माइनस करें, 14 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 56। आप इसको डिवाइड करें, 144 को 3 पे डिवाइड करें जी, तो ये आपके पास 48 है, तो मल्टीप्लाई बाई 56 माइनस 48 अंडर रूट। क्लियर? अब r इज इक्वल टू 28 से अगर 24 का आप माइनस करें तो 4 डिवाइड बाई 14 से माइनस 12 2 मल्टीप्लाई बाई 8 अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 16 अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 और प्लस 1। ठीक है, माइनस नहीं है, प्लस 1। सो r इज इक्वल टू 1। सो आया इन दोनों के बीच रिलेशनशिप था एक्स वाई के साथ के बीच या नहीं है ना, और किस टाइप की रिलेशनशिप है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। स्ट्रेंथ क्या है इसकी, परफेक्ट है। क्लियर? तो आप इस तरह आप मालूम कर सकते हैं, इसको आप मालूम कर सकते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है? ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने फार्मूला लिख देना है, फिर आपको जो वैल्यू, दो वैल्यू आपको दी जाएंगे एग्जाम में, एक x और दूसरा y, फिर x और y के बीच आपने रिलेशनशिप को मालूम करना है। और ठीक है, तो उस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, मतलब किस बेस पे हम मालूम कर सकते हैं, कोएफिशिएंट, जो आपको वैल्यू के बारे में बताते हैं, r। ये r की फार्मूला है कि समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n डिवाइड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई n n2 समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। इसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी इट विल बी r को फिर आप देख ले कि दिस इज अ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। क्लियर? एक और चीज हम उसमें मालूम करते हैं। ठीक है, एक और चीज हम उसमें मालूम करते हैं, उसको कहते हैं
कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन, क्या कहते हैं उसको? कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन। वो हम क्यों मालूम करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देख फॉर एग्जांपल आपके पास आर, आपने फॉर्मूला लगा दिया और आपने आर निकाल दिया, चाहे जो भी आपके पास आर के रिजल्ट हो। फॉर एग्जांपल आपके पास आर के रिजल्ट हैं 0.86, ये आपके पास आर का रिजल्ट है। ठीक है, जो भी रिजल्ट आप ले सकते हैं, तो इसको सबसे, ये इनके बीच रिलेशनशिप है ना, नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव। स्ट्रांग है वीक है? स्ट्रांग है। ठीक है, आप इसको आप मालूम करना चाहते हैं कि कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन, क्या कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका मतलब क्या है कि हम आर का स्क्वायर लेंगे, आर स्क्वायर, आर का हम क्या करेंगे? स्क्वायर। जब हम आर की स्क्वायर करेंगे तो इसकी भी हम स्क्वायर करेंगे ना, सो इज इक्वल टू 0.86 स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर दें, जो भी आपके पास आर आएंगे उस आर को आप स्क्वायर कर दें, और जो उस आर की वैल्यू है उसको भी आप स्क्वायर कर दें। आप इसको स्क्वायर कर दें जी, 7.4 बस, तो 0.74 है, 0.74 है ना? हाँ पूरा बता दें, 7396। तो आप कहाँ पे उसको लगा देंगे? ये उसमें है ना, पॉइंट में है ना? ठीक है, पॉइंट इनिशियल स्टेज पे है तो यहाँ भी इनिशियल स्टेज पे पॉइंट लगेंगे। पॉइंट जिस स्टेज पे होंगे ना, पॉइंट उस स्टेज पे लगेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे होते तो यहाँ पॉइंट यहाँ पे होते। ठीक है, जितने मतलब आपके आंसर से पहले आपके पास जहाँ पे है तो वहाँ पे आपने पॉइंट लगाने। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपके पास क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसको हम परसेंटेज में लेते हैं। किस चीज में? परसेंटेज में। तो 0.7396 मल्टीप्लाई बाई 100, सो 73.96, मतलब आप 74% ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम क्यों मालूम करते हैं? देखिए हमारे पास कौन कितने परसेंट है? 74%। इसका मतलब यह है कि अगर आप दो चीजों के बीच आप रिलेशनशिप को मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप साल्ट और बीपी के बीच, आपके पास जो आर है वो है 0.86। ठीक है, ये आपके पास क्या है? कोएफिशिएंट है। आप कोएफिशिएंट ऑफ द डिटर्मिनेशन मालूम करना चाहते हैं, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.86 हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7396। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास आर इज इक्वल टू 73 यानी 74%। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 74% अगर बीपी इंक्रीज हो रही है, अगर बीपी इंक्रीज हो रही है तो 74% ये दिस इज ड्यू टू साल्ट, और बाकी जो 26% है ना, ये किसी और वजह से है। तो ये आपको एग्जैक्ट वो बताएंगे कि मतलब ये रिलेशनशिप इस वजह से जो है वो कितने परसेंट है। ठीक है, हमने एज और वेट की बात की ना, तो वो हमारे पास 1 आया था, 1 को आप स्क्वायर कर दें, ठीक है, आर को आप स्क्वायर कर दें तो आपके पास 100% आएंगे। तो इसका मतलब यह है कि एज के साथ आपकी जो वेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। अगर वेट कम है, एज कम है, न्यूनेट की वेट क्या कम होंगे ना, इनफेंट की वेट ज्यादा होते हैं, टॉडलर की उससे भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, प्री स्कूल की इससे भी ज्यादा होते हैं, और जो 10 एज है और उसके और भी ज्यादा होते हैं। तो मतलब कि ये उसके ऊपर इफेक्ट है। लेकिन अगर आप किसी और चीज, फॉर एग्जांपल एग्जाम की हमने जो बात की कि एग्जाम स्ट्रेस और जो आपके रिजल्ट है आउटकम, इसमें कोई है रिलेशन नहीं। अगर आपके पास रिलेशन है, अगर आपके पास आर फॉर एग्जांपल जो भी है, अगर आपके पास आर 5 है, 0.5 है, ठीक है, तो आप उसको अगर स्क्वायर कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तकरीबन 50% आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिजल्ट का इफेक्ट है ना, वो तो स्टेक्स एग्जाम की वजह से है, लेकिन नॉट 100%, सिर्फ 50%। बाकी जो 50% है मे भी आपने स्टडी से ही नहीं की है, ठीक है, मे भी उस टाइम आपने उस क्वेश्चन को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया होगा,
ठीक है। तो कोई और वेरिएबल भी है, कोई और भी चीज है जो उसको इफेक्ट कर रही है, लेकिन जो कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन है वो आपको उसी वेरिएबल के बारे में बताते हैं कि इसकी वजह से जो चेंज आया हुआ है वो कितने परसेंट है। जिस तरह हमने साल्ट और बीपी की बात की तो हमारे पास कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन कितने परसेंट आया, 74%। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो बीपी इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं वो 74% आपके 60 की वजह से है, लेकिन 26% कोई और वेरिएबल भी है, यार कोई और रेस्पेक्टर भी है कि उसकी वजह से ये इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। चलो इसकी स्लाइड जो है ना उसको हम शॉर्टली सिर्फ डिस्कस कर देते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ मिस की है तो ताकि हम उसको कवर कर लें। बाकी यही बातें उसमें भी हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, उसमें यही एक एग्जाम्पल था जो हमने हल कर दिया। इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल उसमें और भी हैं, आप खुद भी उसको कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड को हम सिर्फ इसलिए रीड कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि स्लाइड में कोई चीज़ मिस हो, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मिस है तो जब आप स्लाइड को स्टडी करेंगे तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो स्लाइड को एक बार उसको देख लेते हैं। अभी हम स्लाइड को डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मिस हो तो हम उसको कवर करने की कोशिश करें। सही है। ये कोरिलेशन की डिफिनीशन है कि व्हाट इज द कोरिलेशन, फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल विदाउट बीइंग एबल टू इन्फर द काजुअल रिलेशनशिप। ये आपको काज के बारे में नहीं बताते 100% कि हाँ इसकी वजह से ये है, लेकिन ये आपको सिर्फ बताते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में आपको बताते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री टू व्हिच टू वेरिएबल आर रिलेटेड। ठीक है, डिग्री मतलब कि अगर इसके बीच रिलेशनशिप है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रांग है, वीक है, परफेक्ट है, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये स्केटर डायग्राम जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, इसमें हमारे पास ठीक है कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, वन वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट एक्स एंड द सेकंड वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वाई। ठीक है, और पॉइंट आर नॉट ज्वाइंट एंड ये हमारे पास जो स्केटर डायग्राम है ना, इसमें हमारे पास ये सारी चीजें होते हैं। एक हमारे पास एक्स एक्सेस होते हैं और एक हमारे पास वाई एक्सेस होते हैं। ठीक है, फिर दोनों के बीच हम एक लकीर खींच लेते हैं और उसकी बेस पे फिर वो हमें बताते हैं कि इसके बीच रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव है, या जो है क्रॉप रिलेशनशिप भी उसके अंदर है, क्रॉप लाइनर रिलेशनशिप उसको कहते हैं। तो ये 3 टाइप के रिलेशनशिप या नो रिलेशनशिप, ये भी हमें जो एक्स वाई एक्सेस है वो हमें बताते हैं कि मतलब ये 2 वेरिएबल, एक साइड पे एक्स और वाई, अगर एज की हम बात करें और हम बात करें वेट की, तो एक साइड पे हम एज को रख देते हैं और दूसरे पे हम वाई को, वेट को, और दोनों के बीच हम रिलेशनशिप को मालूम करते हैं कि आया इसके बीच रिलेशन है या नहीं है, अगर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन कौन से टाइप के हैं। तो हम ये स्केटर डायग्राम के थ्रू हम करते हैं। अभी हम व्हाइट बोर्ड पे शॉर्टली हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इतनी मुश्किल है नहीं। देखिए आपके पास वाई एक्सेस है, दिस वन, एंड दिस इज द एक्स एक्सेस। अब ये देखिए इसके बीच क्या है, रिलेशनशिप है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, इसको आप इस तरह कर सकते हैं, तो दिस इज पॉजिटिव। अगर आप वाई को इंक्रीज कर रहे हो तो एक्स भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज अ पॉजिटिव। क्योंकि जब आप इसमें लकीर खींचेंगे और लकीर इस टाइप इस साइड पे आएंगे तो इट विल बी पॉजिटिव, लेकिन अगर आपके पास लकीर इस साइड पे जाएंगे तो इट विल बी नेगेटिव। अगर ऐसे है कि बिल्कुल आपको पता ही नहीं चल रहा कि मतलब उसमें कहाँ पे रिलेशनशिप है, तो देयर इज अ नो रिलेशनशिप। क्लियर, तो दिस इज अ पॉजिटिव। क्योंकि देख ये इंक्रीज ये डिक्रीज है, ठीक है, तो इस लाइन पे जा रहे हैं, लेकिन ये इंक्रीज हो गया है तो ये भी इसके साथ इंक्रीज हुआ है। तो अगर इस लाइन को आप खींचोगे ना तो ये लाइन इस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप आपकी लाइन इस तरफ जाती, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो फिर ये इस तरह की लाइन जाती, तो फिर उसको हम कहते हैं नेगेटिव। सही है, देखिए इसके एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये एक साइड पे क्या है, बीपी है, और दूसरी साइड पे वेट है। ये कह रहे हैं कि बीपी और वेट के में कोई रिलेशन है या नहीं है, कि अगर एज इंक्रीज हो रही है तो आया इसकी वजह से बीपी इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। क्लियर, तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ये देख आप इसमें रिलेशनशिप है। देख ये जो आप देख रहे हैं ना,
ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि आपकी लकीर मोस्टली इस साइड पे जाएंगे ना, यहाँ ये है तो इस साइड पे आएंगे। ठीक है, देख यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहे तो ये भी इंक्रीज हो रहे, ये इंक्रीज हो रहे तो ये भी इंक्रीज हो रहे। तो जब आप लाइन खींचोगे ना तो आपकी लाइन इस साइड से इस तरह आएगी। ठीक है, तो A12 भी पॉजिटिव। एक बात ये आपको स्ट्रेंथ के बारे में भी बताते हैं। किस चीज के बारे में? स्ट्रेंथ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक लकीर खींच लेते हैं ना, लकीर जो इस लकीर के ऊपर होंगे A12 भी पॉजिटिव, जो नीचे होंगे A12 भी नेगेटिव, और जो लकीर की जितने करीब होंगे A12 भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और जो लकीर से जितना दूर होंगे A12 भी वीक रिलेशनशिप, और कुछ तो ऐसे होंगे ना जो बहुत ज्यादा दूर होंगे, उसको हम फिर आउटलायर कहते हैं। क्लियर? इसी तरह इस लकीर के नीचे जो आ रहे हैं दैट इज नेगेटिव, लेकिन जो लकीर की बिल्कुल करीब है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और जितना वो दूर होते जाते हैं इतना हम उसको वीक रिलेशनशिप कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा दूर होते हैं उसको हम आउटलायर कहते हैं। ठीक है, तो आप इस लकीर के थ्रू भी आप उसको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब इसके बीच जो है वो कौन सा रिलेशनशिप है। सही है, देख ये अब देख ये वही लकीर है ना, ये जो है ना दिस वन, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, ये थोड़ा इंटरमीडिएट और फिर ये वीक इस तरह जाते हैं ना, कुछ बहुत दूर जाते हैं लाइक दैट्स, तो उसको फिर हम आउटलायर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये आपके पास बीपी और उसके बीच में रिलेशनशिप है। ये आपकी कौन कौन सी चीज आप उस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्कैटर जो प्लॉट है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप और नो रिलेशनशिप। क्लियर? पॉजिटिव रिलेशनशिप, देख ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्यों? इसकी लकीर किस तरह बनते हैं? इस तरह, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। सही है, और जब आप लकीर खींचोगे जो उसके ज्यादा करीब होंगे वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, जो दूर होंगे वो वीक। तो ये यहां से यहां तक बनते हैं, लकीर मोस्टली इस साइड पे जा रहे हैं ना। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहे तो ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये इंक्रीज हो रहे तो ये भी इसके साथ इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये इंक्रीज हो रही, तो मतलब इसकी लाइन इस साइड पे जाती है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर? अब इसको देख, इसकी लकीर किस तरह बनते हैं? यहां से लेकर यहां तक, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव। और इसके करीब जो आएंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव, स्ट्रांग और वीक की बात होगी। ठीक है, ये क्या है? ये एज ऑफ द कार है और ये रिलायबिलिटी है। मतलब आपके पास बहुत पुरानी कार है तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, यानी आपके पास जो न्यू कार है वो ज्यादा रिलायबल होगा, न्यू ज्यादा रिलायबल होगा ना। तो मतलब ये जितने एज ज्यादा, एज जितना आप इंक्रीज करोगे तो रिलायबिलिटी इतनी डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये कौन से हैं? नेगेटिव है, क्योंकि एज ऑफ कार आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। आपके पास पुराना कार है, ठीक है, तो आप उस पे किस तरह आप रिलाई कर सकते हैं? इट्स नॉट अ रिलायबल। और आपके पास न्यू है, ठीक है, किसी भी टाइम आपकी जो पुरानी कार है वो खराब हो सकते हैं, किसी भी टाइम उसका जो इंजन है वो काम छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो न्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं होती खराब होने की। सही है, तो जितना आप एज को इंक्रीज करोगे कार की, इतनी आपकी रिलायबिलिटी डिक्रीज होंगे। तो इसके अगर आप इसके ऊपर लकीर खींचोगे तो इस तरह तो नहीं आ सकते ना, इस तरह नहीं आ सकते, इस तरह आएंगे, क्योंकि ये इस साइड पे जा रही है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर? इसको देख, इसमें कहां पे आपको नजर आ रहा है कि रिलेशनशिप मैं यहां से लकीर खींचूं या यहां से खींचूं? आई एम कंफ्यूज बिकॉज इसका तो पता है नहीं इसमें कहां पे रिलेशनशिप है। ठीक है, तो देयर इज नो रिलेशनशिप। क्लियर? अब सिंपल कोएफिशिएंट्स है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये पी जो है जैसे नॉट पी, मैंने पहले बताया था कि उसको क्या कहते हैं? रो। और ये किस चीज को डिनोट करते हैं? पॉपुलेशन को। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड, और इस टेस्ट को क्या कहते हैं? ये पेरिसन्स कोरिलेशंस और प्रोडिक मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी उसको कहते हैं। इट्स मेजर द नेचर, ये नेचर को मेजर करते हैं और स्ट्रेंथ को। नेचर का मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? वीक स्ट्रांग परफेक्ट। ठीक है, और किस चीज के बीच में ये करते हैं? टू वेरिएबल ऑफ द क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई न्यू चीज नहीं है। ये इसके एग्जांपल है कि सम टाइम टू कंटिन्यूस वेरिएबल आर मेजर एंड द सेम पर्सन, फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट। कभी कभार हम एक ही पर्सन में
हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल, दो क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही पर्सन है और हम उसकी हाइट और वेट दोनों को मेजर करते हैं कि उसके हाइट और वेट के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल वन, बट यू आर गोइंग टू मेजर टू डिफरेंट कैटेगरीज आर एंड टू ग्रुप। कभी कभार हम टू ग्रुप के बीच करते हैं कंपेरिजन ऑफ द टालनेस एंड द पेरेंट विद टालनेस ऑफ द चिल्ड्रन। अगर कोई चिल्ड्रन ऐसे है जिसकी पेरेंट टॉल है, तो आया उसकी जो चिल्ड्रन है वो भी टॉल होंगे या नहीं, ठीक है। उसके बीच कोई रिलेशन है या नहीं, उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये दो ग्रुप है, एक ग्रुप पेरेंट के है और एक ग्रुप चाइल्ड के है, ठीक है। Let's look for the strength of a situation. If the two quantity x and y tend to change with each other, they are said to be correlated. अगर आपके पास जो दो वेरिएबल हैं एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को चेंज करते हैं, देयर इज अ रिलेशनशिप। अगर नहीं करते तो उसके बीच कोई रिलेशन है नहीं, सही है। अगर आप सोडियम को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो लेकिन बीपीपी उसका कोई असर नहीं है, तो उसके बीच कोई रिलेशन है नहीं है। लेकिन अगर आप सोडियम को इंक्रीज कर रहे हो और बीपी इंक्रीज हो रही है, तो इसके बीच रिलेशन है, कौन सा है, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप सोडियम को इंक्रीज करो और बीपी डिक्रीज होंगे तो फिर भी रिलेशन है, लेकिन कौन से होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो एक चीज को आप इंक्रीज करोगे और इसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होंगे तो इट विल बी पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे सो देन इट विल बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर। द साइन ऑफ, ये क्या है, रॉ, किस चीज को डिनोट करते हैं, द नेचर ऑफ सिचुएशन को, पॉजिटिव और नेगेटिव। और साइन इसकी मतलब जिसको हम नेचर कहते हैं, और वैल्यू जो है इसकी वैल्यू हमारे पास जो आते हैं वो किस चीज को, स्टैंड को। हमने कहा ना कि आर की वैल्यू या पी की वैल्यू आपके पास अगर आपके पास है 0.74 तो आप कह सकते हैं ना कि इसके बीच कौन सा रिलेशनशिप है। क्लियर। ये आपके पास रिलेशनशिप है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। इसमें मॉडरेट और इंटरमीडिएट को उसने एक कर दिया है, 0.50 इसमें उसने एस्केप किए हैं, फिर 2 पाइप से डायरेक्ट उसने 7 पाइप पे लेकर गए हैं, ठीक है। तो देख ये है द वैल्यू ऑफ पी रेंज बिटवीन -1 और +1। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप कोरिलेशन मालूम करते हैं तो आप माइनस और +1 के बीच आप मालूम करते हैं। द वैल्यू ऑफ पी डिनोट द स्ट्रेंथ ऑफ द सिचुएशन एज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। अगर आपके पास यानी 1 के जितने करीब आप आओगे तो आप स्ट्रांगनेस की तरफ जाओगे, और 1 से आप जितना दूर होते जाओगे आप वीकनेस की तरफ जाओगे। सिंपल फार्मूला है। आप 1 की तरफ आओगे तो आप स्ट्रांग होंगे, आप 1 से दूर जाओगे तो आप वीक होंगे, ठीक है। और ये फिर है कि 0 से इस लेफ्ट साइड पाओगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव साइड पे जाओगे तो पॉजिटिव। अगर 0 से लेकर 0.25 तक है तो वीक है, 0.2 से 0.75 है तो इंटरमीडिएट है, और 0.7 से बिलो, नॉट 1, बिलो 1 सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रांग। अगर 1 है सो दिस इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। अगर 0 है सो नो कोरिलेशन, अगर -1 है सो अगेन परफेक्ट कोरिलेशन। क्लियर। देख अगर आपके पास P and R is same, P is used for the population and R is used for the sample. This is denote the coefficient of the correlation. अगर P यानी R आपके पास 0 है so it means there is no associations, correlation between two variable. अगर आपके पास 0 से लेकर 25 तक है तो वीक है, अगर 25 से 75 तक है तो इंटरमोडरेट है, अगर 75 से बिलो 1 है, बिलो तो ये स्ट्रांग है, अगर 1 है तो दिस इज अ परफेक्ट। क्लियर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू, ये तो फार्मूला है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाँ इस ये जो है ना इसको कॉर्लर पेयरसन मेथड टेस्ट भी उसको कहते हैं, तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला है कि P इज इक्वल टू या R इज इक्वल टू समेशन ऑफ XY माइनस समेशन ऑफ X समेशन ऑफ Y डिवाइड बाय N डिवाइडेड बाय summation of x square minus summation of x whole square divided by n to summation of y square minus summation of y whole square divided by n under root, जिसको ये फार्मूला हमने डिस्कस भी कर दिया था और इस पे हमने एग्जांपल भी कर दिए थे, ठीक है।
These two variable are the quantitative type of one variable age and is called the independent variable denoted by x, and the second variable is weight. It is called dependent variable denoted by y. We are able to find the relationship between the age, weight computed by the simple correlation coefficient using the following formula. इस फार्मूले के थ्रू आप मालूम कर सकते हैं। ये जो एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल को अभी हमने कर दिया है बोर्ड पे, तो आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर अगेन। ठीक है, यही एग्जांपल है, ये हमारे पास एज है, ये वेट है, तो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये उसी तरह जिस तरह हमने कर दिया था। ठीक है, हमारे पास क्या था, वैल्यू 1, और यहाँ पे भी क्या है 1, तो कौन सा रिलेशनशिप है, परफेक्ट। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक ये दूसरा है, आप खुद कर सकते हैं, मेरे ख्याल में दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वही सेम है, लेकिन इसमें क्या चेंज है पता है, ये है एज ईयर ऑफ द एक्स यानी चाइल्ड, और ये वेट है, लेकिन वहां पे हमारे पास सैंपल 3 थे और यहाँ पे सैंपल 6 है। सिर्फ सैंपल को इंक्रीज किया है, बाकी सेम वही है। तो वही फार्मूला है, वही सैंपल है, n3 की जगह 6 लगा दें, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और x और y, x और x स्क्वायर को अपने मालूम करने हैं। ठीक है, यहाँ पे उसमें हल भी किए हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास देख, आपके पास जो इस बार है ये है 0.759, तो ये कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव। स्ट्रॉन्ग है या इंटरमीडिएट है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 7.5 से इंक्रीज है, दिस इज एज 7.6 आ रही है। ठीक है, अगर आप इसका कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट्स मालूम करना चाहते हैं, तो उसको आप क्या करोगे, स्क्वायर कर लोगे, इसको भी स्क्वायर कर दो, इसकी भी स्क्वायर कर दो, और फिर 100 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो एमसीक्यूज में अक्सर यही पूछते हैं, देख एमसीक्यूज में अक्सर यही पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह के पूछते हैं ना, ये एक और एग्जांपल है, ये एक और एग्जांपल है, आप उसको कर सकते हैं, देख। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं, हाँ उसमें कोई चेंज किए होंगे ना, सेम अभी अलग आ रही है। ये है p इज इक्वल टू -091। ठीक है, तो ये आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये पूछा जा सकता है। दूसरा ये है कि दिस इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव, नो, नॉन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, नेगेटिव कोरिलेशन, बट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो इसमें तकरीबन सारी चीजें मेंशन है, सिर्फ वो स्कैटर डायग्राम नहीं था, वो हमने आपको समझा दिया कि उसमें अपने 2 एक्सेस होते हैं आपके पास, y और ठीक है, स्कैटर डायग्राम इस तरह के होते हैं कि आपके पास एक होते हैं y और एक है x और y। ठीक है, यहां पे अगर आप एज को रख देते हैं, एज, ठीक है, और यहां पे आप वेट को रख देते हैं, वेट। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, यहां पे आपके पास 2, 4, 6, 8। क्लियर? अगर आपके पास एज 1 है तो आपके पास वेट क्या होंगे, 2। आपके पास 2 है तो एज क्या होंगे, 4। आपके पास 3 है तो एज क्या होंगे, 6। आपके पास 4 है तो एज क्या होंगे, 8। तो आप इस लकीर को खींचे, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव। जो इसके बहुत करीब है ये स्ट्रांग है, जो इससे थोड़ा दूर है वो वीक की तरफ जा रहा है। क्लियर? लेकिन अगर आप दूसरा एग्जांपल ले लें कि आप एज ऑफ द कार की बात कर रहे हो, किस चीज की, एज ऑफ द कार, और यहां पे आप रिलायबिलिटी की बात कर रहे हो। ठीक है, रिलायबिलिटी की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 इस तरह बात करते हो। ठीक है जी, क्लियर? देख, जितने इसका एज ज्यादा है, एज आप जितना इंक्रीज करोगे ना, इंक्रीज करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा होंगे, बल्कि यहाँ पे होंगी रिलायबिलिटी। ठीक है, लेकिन जैसे आप एज को बढ़ा रही है तो रिलायबिलिटी
कम होते जा रही है, इसको आप और भी बढ़ा रहे हैं तो वेरिएबिलिटी और भी कम होंगी। ठीक है, तो देख इसकी जो लकीर आप कैंचू की इस तरह के आएंगे, तो एट विल बी नेगेटिव। ठीक है, और आपके पास अगर कोई ऐसी वेरिएबल है, ठीक है, कि मतलब आप इसको इंक्रीज कर रहे हो तो वो डिक्रीज हो रही है, आप इसको डिक्रीज कर रहे हो वो कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इस तरह अगर आपके पास बन रहे हैं तो आप इसमें कौन सी लकीर खींचोगे, कोई भी नहीं खींच सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके बीच कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरह लकीर खींचोगे या इस तरह तो आप खींच नहीं सकते। ठीक है, तो क्लियर, मतलब यह है कि कोरिलेशन दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए है। जो हमारे पास रेंज है दिस इज +1 -1 to +1 है। ठीक है, और कोएफिशिएंट सिंपल जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन है आर या पी, ये आपको वैल्यू के बारे में बताते हैं, मतलब आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, नेचर जो है वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताते हैं। ठीक है, और आर का फार्मूला क्या है तो ये हमने डिस्कस कर दिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, if you have any questions you can ask, otherwise you can also ask in the comment section. I will try to give the answer timely. Thank you so much.